तो बेटे अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट सिर्फ दे दीजिएगा, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट प्रोबेबल बेटे आप ठीक हो गए। ट्रैफ़िक हुआ था इस्लामाबाद में, क्लास तो ऑनलाइन थी। शायद कोई अच्छा कोई तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन हुई थी। तुम्हारा नाम भी हम टीवी पे देखते हैं। मैं भी कह सकता हूँ मेरे स्टूडेंट का अपने पीस कॉन्फ्रेंस में मेरे स्टूडेंट का भी एक वाइटल रोल है। चाहे बाहर ही खड़े रहते जैसे भी चलें। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फ्रॉम दिस पेपर जो एरिया कह रही हैं जी। ओके। बेटा ये चैट हियर में कीजिएगा। दूसरी में देख भी नहीं सकता। अच्छा हमारे पास ये स्ट्रीम्स आ गई है। हम लोग कर रहे थे कुछ। बेटे P2 और हम 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे। अच्छा। ओके बेटे।
हमारे पास क्वेश्चन ये है कि द डायग्राम शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन वेरीज। ठीक है। दिस सेक्शन ऑफ ग्राफ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का वर्ड है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे पहले सपोज इफ आई राइट दिस पॉइंट इज, सपोज दिस इज ए हो गया बेटे, ए, ये अल्फा हो गया, ए हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हमारे पास 1 से 2 जो मोशन हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है? ठीक है? हमारे पास इसका मतलब हम 1 पोज़ीशन बेटे हम यहाँ पे थे, 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, 2 पोज़ीशन इज़ टुवर्ड दिस साइड, ठीक है? और हम सपोज़ पॉज़िटिव साइड पे जा रहे हैं उसने कहा हुआ है, पॉज़िटिव में शो किए ना, सपोज़ मैं कर रहा हूँ पॉज़िटिव साइड राइट साइड पे है, तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये वाले। अब हमारे पास इस डायरेक्शन में जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है बेटे, वो कम हो रही है। वेलोसिटी पहले ज़्यादा, बाद में वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ कर रही है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो ये मूव कर रहा है डिक्रीज़िंग वेलोसिटी से, ठीक है? डिक्रीज़िंग वेलोसिटी, यूनिफ़ॉर्मली डिक्रीज़िंग वेलोसिटी है। वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि यूनिफ़ॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है? और हमारे पास इसका मतलब यू पे वेलोसिटी क्या थी, यू की वैल्यू क्या थी, हाई थी, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है क्योंकि हम रेस्ट पे आ गए थे यहाँ पे जाके। उसके बाद बेटे ये किस साइड पे जा रहा है? ये नेगेटिव साइड पे वेलोसिटी जा रही है। इसका मतलब 2 से वो 3 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है। अगर 2 से 3 आ रहा है तो वेलोसिटी 0 से इंक्रीज़ करना शुरू होगी, ये 2 था। 2 से वो 3 पे आ रहा है और 3 पोज़ीशन समव्हेयर हियर, ये। अब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 2 पे क्या थी, 0 थी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। और ये मूव करना शुरू हो गया हमारे पास 3 की तरफ। जब मूव कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ कर रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे वो इंक्रीज़िंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इंक्रीज़िंग वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ कर रही है। कैसे पता चला हम इंक्रीज़ कर रही है? बेटे यहाँ 0 थी, यहाँ -4 आ रही है सपोज़। वो नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। क्या देखना है हमने, 4 को, यानी 4 हमारे पास यहाँ वेलोसिटी 4 है, यहाँ वेलोसिटी 0 से। तो वेलोसिटी 0 से 4 पे चलेगी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पे। फिर हमारे पास 3 के बाद फिर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करना शुरू होगी हमारे पास, और वो रेस्ट पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे पास 4th पोज़ीशन कहाँ पे है? कुछ वो ये वाली आ रही है हमारे पास 4th पोज़ीशन बेटे, ठीक है? अब यहाँ पे फर्दर ये मूव करता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग द डिक्रीज़िंग वेलोसिटी, डिक्रीज़िंग वेलोसिटी। और 4 पे जाके वेलोसिटी फिर क्या होगी, 0। इसका मतलब फिर ये वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे फिर रेस्ट पे आ गया। स्टार्ट भी कहाँ से किया था ये? रेस्ट से। स रेस्ट पे आया था। ये भी क्या है, रेस्ट पे, ये हो गया। तो हमारे पास जो बेटे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन आएगा तो हमारे पास क्वाड्रेंट भी चेंज हो जाता है। देखो यहाँ 1 पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। फिर 2 पे 0 हो गई है, 3 पे फिर इंक्रीज़ कर गया है, 4 पे फिर 0 हो गई है, मैक्सिमम थी, ठीक है? हाइट हाइट लिखी है कि मैंने हाई लिखना है, या हाई की जगह लिखते हैं मैक्सिमम का वर्ड ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा यहाँ पे, ये मैक्सिमम होगी, ठीक है? अच्छा, ओके। So is it good to write the definition of magnet, that material that align itself towards geographical north and south side when free displacement? No, this is not a good definition, ठीक है?
मैग्नेट जो होता है व्हिच हैज़ एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। द डेफिनिशन व्हिच यू आर राइटिंग दैट इज़ ओनली वैलिड इन अर्थ। बट इफ यू आर इंसान लाइक मार्स के ऊपर हो, तो मार्स के ऊपर ये डेफिनेशन वैलिड ही नहीं रहेगी। तो फिजिक्स की वो डेफिनेशन होती है जो हर जगह वैलिड रह सके बेटे। तो जो आप जो कर रहे हो, वो अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूज मैग्नेट डज हैव इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट्स व्हाई द लाइन इज दिस लाइक दिस वे। हम उसके लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एक बार लिख के बेटे क्योंकि आप कई बार लिखते जा रहे थे ना, आप कितने कितने एक दो 7 दफा लिखा, वो चीज एक साथ निकल जाती है किसी बच्चे का, और फिर रह जाता है बेटे मेरे लिए फिर। देन आर वुड बी एक्सेलेटिंग। हाँ, आर वुड बी, नहीं, डिक्रीजिंग वेलोसिटी ना, ये हमारे पास ये डिसलेशन है, यूनिफॉर्म डिसलेशन। क्यों? वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो की, इंक्रीजिंग वेलोसिटी मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, ओके। आर पे बेटा वेलोसिटी कम हो रही है, ये कम हो रही है, जीरो की तरफ जा रही है, 3 से जीरो की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, ओके। ये हो गया बेटे, हम हमारे पास ये हो गए थे, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। बेटे टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटे। द थोड़ी सी पेस मैं तेज रखूंगा शायद मैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। A force F is applied to a lever of distance L from the pivot as shown। बेटे ये पिवट है, ये फोर्स लग रही है, ठीक है। The length d is perpendicular to the distance between the force and pivot, which expression of moment of force would the pivot about the pivot। बेटे फोर्स जो है, it must be perpendicular to the pivot, हमने ये पढ़ा हुआ है। मोमेंट होता है जिसका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज एक्चुअली फोर्स एंड perpendicular distance between force and pivot, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर इज सी फॉर कैम्ब्रिज। 9th का आंसर हो गया सी, ठीक है। हमारे पास 10th क्वेश्चन के अंदर है, रॉक इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स फ्रॉम इट्स इंजन्स, ठीक है, a rocket। The data from the launch is shown, weight of the rocket given है, average force given है, हमारा average air resistance given है, force from engine is provided to us। How much work is done on the rocket to is used to increase its speed in first 100 meter, in the first 100 meter, how much work is done। हाइट दे दी गई है बेटे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए। दो टेक्निक्स हैं इसको करने के। हमारे पास चले, हमारे पास बेटे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट कर दो, उससे भी हो जाना चाहिए ये। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। हमारे पास वेट ऑफ रॉकेट है, हमारे पास गिवन है mg की वैल्यू, फोर्स फ्रॉम इंजन, वो हाउ मच वर्क इज डन इज यूज्ड टू इंक्रीज। लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा, बाद में करते हैं, ठीक है। दूसरा कर लें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वजह से इंक्रीज होना है हमारे पास, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स से भी हो जाएगा, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। लूप वाइज करें, वही वही फिर रुक गया हूँ, इसलिए बेटा मैं करवाने लगा था, नहीं रुक गया हूँ बेटा, इसलिए मैंने मार्क कर दिया। हमारे पास 11 क्वेश्चन, विच इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का यूजफुल एनर्जी आउटपुट और टोटल एनर्जी इनपुट, आंसर इसका हो गया हमारे पास, दिस इज ए फॉर अल्लाह। 11 का आंसर हो गया ए फॉर अल्लाह।
यूज़फुल एनर्जी आउट ऑफ टोटल एनर्जी इनपुट होता है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा ये आंसर आ गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। 4 objects of different काफ़ी लंबा लग रहा है। Different masses are lifted through a different distances in different amounts of time, in which combination of mass, distance and time be greatest power? फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन सारों में कैलकुलेट करना पड़ना है, तो फॉर्मूला बेटे हमारे पास होगा, दिस इज एम जी एच ओवर टी। ये सारों में यूज होना है, तो फिर हमारे पास होना टाइम लगेगा इसके ऊपर, तो इसको अभी ये नहीं कर रहे हम लोग, ठीक, छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एयर इज ऑफ प्रेशर, दिस वन इज ट्रैप्ड इन अ कंटेनर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पहले कहा हमेशा एक ग्रेड ही होता है हमारे पास, इसका भी ये भी छोड़ दिया। 21 का क्वेश्चन था हमारे पास, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का क्वेश्चन था ये। हमारे पास ये हमेशा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है और बेहतर क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में आ गया, अ सील्ड गैस रेंज कंटेन्स अ गैस दैट इज केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, which volume is constant, which row describe how the change in temperature of the gas affects the pressure? बेटे, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है बेटा, ये रिलेशनशिप होता है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? तो हमारे पास डिक्रीज करेगा, इंक्रीज इंक्रीज, ये भी ठीक है और यही ठीक है, ठीक है? अगर ये डिक्रीज करता तो इसको भी फिर डिक्रीज करना चाहिए था। अगर ये हम डिक्रीज करते तो ये भी फिर डिक्रीज ही होन होता, तो आंसर हो सकता था। तो आंसर बेटा 14 का हो गया सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है? इन्वर्स नहीं होता बेटे, ठीक है? बेटे ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, वो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, वो रिलेशनशिप, ठीक है? पेपर हमारे पास दिस क्वाइट क्लियर, कल जो कर रहे थे वही है, 1-2 वेरिएंट है नवंबर 24 का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज 1060, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इन केल्विन? बेटे हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है? तो हमारे पास इसके अंदर ऐड अप करते हो 1064 के अंदर 273, अगर आप ऐड अप करते हो तो हमारे पास आ जाएगा 1337 हो जाएगा, डिंग डोंग, ठीक है? हमारे पास 1337, ठीक, ओके जी। सी होता है बेटे, सी क्या होता है? किसकी बात कर रहे हो? सी कैम्ब्रिज, सी फॉर कैम्ब्रिज होता है शायद। 16 क्वेश्चन में, द टेबल शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 एलिमेंट्स, आर्गन का ये गिवन है, व्हिच at which temperature are the 3 elements in different states? इसमें मेल्टिंग पॉइंट है, at which temperatures are the 3 elements in different states? अच्छा, ये देखो बेटा, ये हमारे पास अगर दे दिया गया है, मेल्टिंग पॉइंट इज दिस वन, ठीक है? और ये हमारे पास आ गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, पहले का हमारे पास आ गया, इसी वैसे बनाने की जरूरत ही को नहीं, वैसे ही हो जाना। यहाँ पे ये तो हमारे पास है लिक्विड, नहीं नहीं, लिक्विड है तो यहाँ पे जाके बॉईल करेगा। -185 बेटे यहाँ होगा और -189 यहाँ होगा, ठीक है?
ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो दरमियान में किसी एक बड़े फजूल सवाल है यार, बाद में करेंगे। फजूल सवाल इस तरह के, ये चारों ऑप्शन भी देखनी है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। आंसर जो भी है बेटे, आंसर वो बाद में देखते हैं इसको। 17, द डायग्राम शोज अ लिक्विड at room temperature in a beaker, which reduces the rate of loss of liquid by evaporation. Blowing air across, ये तो बेटा इंक्रीज कर देगा, ये तो evaporation को इंक्रीज करेगा ही वाला, इसमें evaporation इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। इंक्रीज करें, हीटिंग द लिक्विड, ये भी evaporation को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। पुटिंग द लिक्विड ऑन द बीकर, ये evaporation को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। Transferring the liquid to a beaker with larger diameter, सरफेस एरिया पे हमारे पास होना चाहिए, सरफेस एरिया पे। ट्रांसफरिंग द लिक्विड, ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो हमारे पास वो वेपरेशन सरफेस उस तरह तो नहीं होगी, हमारे पास सी आंसर होगा बेटे, सी, ठीक है। सरफेस एरिया बेटे ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया, ठीक है। नहीं उसने कहा ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर्ड नहीं है कि हमारे पास लार्जर बीकर में डाल दिया जिससे सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो होना शुरू हो गया, इसलिए बेटे नहीं, ट्रांसफरिंग का वर्ड है, ठीक है। व्हाट इज द कलर एंड व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड, ब्लैक, ब्लैक एंड डल, आंसर है बी फॉर बिस्मिल्लाह, ठीक है। 19 क्वेश्चन, व्हिच रो गिव्स द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ wave that is an ultrasound, what which row gives the velocity and wavelength of wave that is ultrasound, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड है तो फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो फॉर्मूला बेटे एफ इक्वल्स टू वी ओवर लेमडा, फॉर्मूला अप्लाई करोगे सारों की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़नी, लंबा क्वेश्चन है ये हमारे पास। दिस इज 330 ओवर, वेवलेंथ कितनी है 6.6, बेटे ये सेंटीमीटर में है, सेंटी को मीटर में चेंज करना है, सेंटी का होता है 10 टू रेज पर -2। तो इसको अगर आप करते हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 330 डिवाइडेड बाय 6.6 टाइम्स 10 टू रेज पर -2, तो ये हो गया बेटे 5000 मीटर्स पर 5000 हर्ट्ज। सेकंड केस में हमारे पास अगर इसके अगर देखते हो तो बेटे ये वैल्यू हमारे पास आई थी, दिस इज 890 ओवर 89 टाइम्स 10 टू रेज पर -2, ये तो वैसे हो गया 1000 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। फिर इसके अगर आप देखते हो तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1500 ओवर 6.0 टाइम्स 10 टू रेज पर -2, तो ये भी हमारे पास हो गया 1500 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव नेगेटिव 25,000 हर्ट्ज ये आ रही है। हमारे पास डी के अंदर 4000 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 10 टू रेज पर -2, 4000 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 10 टू -2 से 16,000, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका बेटे, हमारे पास सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट में 20th क्वेश्चन के अंदर, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, बेटे यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे चलेगी, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी अच्छा 30 ही होगा, लेकिन अगर हम नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री एंगल टू द सरफेस ऑफ या टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
तो अगर 90 में से अगर आप 30 माइनस कर देते, इट मीन्स वी गेट दिस एंगल व्हिच इज़ 60 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल आल्सो बी 60। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दिस इज़ 60। 21st क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट O इज़ प्लेस्ड इन front of a plane mirror which diagram shows the image I by the mirror. A for Allah. मैंने आपको ये पढ़ाते हुए कहा था बेटे ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मस्ट बी कोलिनियर पॉइंट्स एंड दैट लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास बेटे अगर इसको करते हो तो यहाँ से सीधी एक मैंने लाइन लगाई है, ये वाली। ठीक है, इमेज इसी लाइन पे बनना था इसका। जितना डिस्टेंस ये तो उतने डिस्टेंस पे ये होगी, यहाँ से इतने डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे ये बन गई। दरमियान में कोई लाइन लगाना चाहते तो यू में जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे ये आ रही, तो इसका मतलब इमेज बनना है इसका ए के ऊपर है। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, द डायग्राम शोज द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ए टू अ मीडियम क्यू, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द बाउंड्री बिटवीन द मीडियम क्यू एंड द एयर? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या हो जाए? एक ये है बेटे एंगल ऑफ रिफ, ये हो जाएगा हमारे पास मीडियम टू क्या है? दिस इज अ डेंसर मीडियम। अब हमें कैसे पता चला बेटे ये डेंसर मीडियम? बिकॉज रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, एज रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 90 में से बेटे अगर आप 42 को माइनस कर देते हो तो आंसर हो गया 48। और ये यहाँ पे अगर मैं 90 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 49.5 को तो मेरे पास आंसर आया था दिस इज 40.5। क्रिटिकल एंगल ऑफ ओके, अब क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला अगर मैं ये अप्लाई कर दूं, यहाँ से पहले पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। एन इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर। ये भी ए स्टार गेट क्वेश्चन अब मैंने शुरू कर दिया फिर। ठीक है, हमारे पास एन की वैल्यू निकालेगा, साइन आई की वैल्यू कितनी है? 48। बेटे साइन आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? दिस इज 40.5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1.14 उसके बाद बेटे हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एन इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। अब मैंने क्या निकालना है? साइन सी की वैल्यू निकालनी है, 1 ओवर एन हो गया। तो सी किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स 1 ओवर एन की वैल्यू क्या होगी? 1.14 हो गया। ठीक है, तो बेटे इसका इनवर्स लिया, ये आ गया 60.9 आ गया बेटे, 60.9। एब्सोल्युटली ये स्टार गेट क्वेश्चन था, अब स्टार्ट हो गया था तो मैं कभी हर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, बेटे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मीडियम, इस मीडियम में लिखा है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रही है, तो जब रे टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है तो इसका मतलब मीडियम क्यू जो है डेंसर है। ये लो मीडियम क्यू इज डेंसर। ठीक है, इज डेंसर मीडियम एज रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक हो गया बेटे, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, ये मीडियम, ये लाइट इधर आ रही थी, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अवे तो मेरा बेटा इधर होती ना, तब होता था। ठीक है, हमारे पास which two waves are component of electromagnetic spectrum? बेटे लाइट है, साउंड नहीं है। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, अल्ट्रावायलेट है। वाटर वेव नहीं है, इंफ्रारेड है। माइक्रो भी है और एक्सरेज भी है। आंसर डी हो गया। 24th क्वेश्चन में द डायग्राम शोज एन आयरन नेल इन 4 डिफरेंट स्टेशन situations in which diagram is the nail and induced magnet? ठीक है,
इंड्यूस मैग्नेट आयरन नेल्ड, हमारे पास मैग्नेट है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा बेटे, अगर सपोज़ अगर अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ होता, अगर हमारे पास नॉर्थ मैग्नेट है ना, नॉर्थ है तो मैग्नेट का नॉर्थ तो साउथ होगा। तो इसकी फ़ील्ड लाइन बेटा यहाँ से नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे टर्मिनेट करती हैं। तो फ़ील्ड लाइन अगर इसकी यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से इसमें से पास करके इसमें आके टर्मिनेट करती हैं इस तरह, यहाँ से भी हमारे पास नॉर्थ से निकलती साउथ पे टर्मिनेट करती हैं हर तरफ, ये। तो हमारे पास यहाँ पे कौन-सा पोल बनता, इस तरफ साउथ पोल बन जाता और इस तरफ हमारे पास क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता। तो आंसर इसका ए ही है। बाकी भी देखते हैं क्यों हमारे पास होगा। बी में तो हमारे पास ये आयरन बार है, आयरन बार यहाँ तो मैग्नेट है ही नहीं, तो इंड्यूसर्स ने क्या करना है? ये स्विच वैसे ही ओपन है, स्विच ओपन है तो मैग्नेट ही नहीं बनेगा। ये भी स्विच ओपन है तो मैग्नेट ही नहीं बनेगा। हाँ, स्विच क्लोज़ हो तो ये भी हो जाएगा, स्विच क्लोज़ हो तो ये भी हो जाएगा। और ये इसकी वजह से वैसे ही हो जाना। तो इसका मतलब 24th का आंसर ए है। 25th क्वेश्चन में हमारे पास व्हिच रो करेक्टली शो, बेटा एक थोड़ा-सा मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा नेगलेक्ट किया, वही चीज़ आती है यार सर, ये सर वो ये सर ये, तो इसलिए प्लीज़ वो जो आप कर रहे होते हैं ना सर, बी क्यों नहीं है? बी क्यों नहीं है? हाज़िर दिस इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस बेटा, आयरन कोई मैग्नेट नज़र आ रहा है? कोई मैग्नेट है नहीं, नो मैग्नेट इन नियर बाय रीजन। अगर मैग्नेट ही नहीं होगा तो इंड्यूस कहाँ होगा? नहीं हो सकता फिर बेटे, ठीक है ना? 25 क्वेश्चन में व्हिच रो करेक्टली शोज़ द मैग्नेटिक मेटल एंड नॉन मैग्नेटिक मेटल। मैग्नेटिक मेटल में बेटे हमारे पास कौन से आते हैं? वो 4 जो मैंने आपको क्लास में लिखवाए होंगे। आयरन है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये स्टील, ये हमारे पास मैग्नेटिक मेटल है। इनके अलावा कुछ नहीं है। तो हमारे पास एल्यूमीनियम नहीं है, कॉपर नहीं है, आयरन है, स्टील भी है। नॉन मेटल के अंदर हमारे पास कॉपर है, बिल्कुल ठीक है, स्टील नहीं है बेटे, कॉपर है, आयरन भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? सी फॉर कैम्ब्रिज। 25th क्वेश्चन के अंदर a freely suspended magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field as shown. The magnet is viewed from above. Okay. बेटे ये हमारे पास मैग्नेट है, इसका मतलब है हमारा व्यू फ्रॉम अबव, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे कि नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाली साइड पे साउथ पोल होगा, तो हमारे पास ये साउथ पोल होगा, ठीक है? A free suspended magnet is perpendicular to uniform to a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कैसा पता चला? फील्ड लाइंस के दरमियान गैप हर जगह एक जैसा है। व्हाट हैपन टू द मैग्नेट व्हेन इट इज रिलीज्ड? बेटे ये नॉर्थ पोल पे क्या पड़ेगा? फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लग रही है नॉर्थ पे, रिपेल करेगा ना, फोर्स लगी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक। और इस पे साउथ पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगी बेटा? ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। तो हमारे पास, तो इसका मतलब इस पे जब फोर्स लगेगी, जब किसी चीज पे इस तरह फोर्स लगती है, यानी हमारे पास ये कोई अगर नॉर्थ साउथ शो कर देते हो आप यहाँ पे, यानी ये हमारे पास चीज़ है अगर, बेटे यहाँ पे अगर फ़ोर्स, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ पे आप कह रहे हो इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है और यहाँ पे कह रहे हो इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है। जब इस तरह इस पे फ़ोर्स लगेगी तो इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाएगा बेटा इसी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है? इसमें टर्निंग इफ़ेक्ट आ जाएगा इस तरह। अब इसका मतलब फ़ोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगे, किस डायरेक्शन में टर्न लेगा? हमारे पास इस डायरेक्शन में टर्निंग इफ़ेक्ट आएगा, टर्न लेगा ये, ठीक है? क्योंकि ये कौन-सी डायरेक्शन बन रही है? ये इस डायरेक्शन में टर्निंग आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ़ोर्स लगी तो इस डायरेक्शन में टर्न ले रहा है और ये चीज़ यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये किस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है? दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज़ मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बेटे, ठीक है? अच्छा, अब चारों ऑप्शन देखते हैं, वो है उसमें क्या लिखा हो, वो तो हम आंसर फिर देखते हैं क्या बनता है। इट टर्न्स थ्रू 90 क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़ तो जा ही नहीं रहा बेटे, वैसे ही गलत है ये। It turns to 90 clockwise with and then stops moving. बिल्कुल, why it stops moving later on? क्योंकि हमारे पास ये साउथ नॉर्थ के करीब आ जाए, नॉर्थ साउथ के करीब आ जाएगा, तो फर्दर हमारे पास फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात ठीक लिखी हुई है 26 के अंदर, यहाँ तक तो फॉर मुझे लगता है फिर आंसर यही होगा। इट टर्न्स टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बेटे टर्न ही नहीं कर रहा। इट टर्न्स टू 90 डिग्री
in anti-clockwise and move towards V. नहीं, नीचे नहीं गिरेगा, वेट उसका वो वेट क्रिटिकल नहीं है, ठीक है? हाउ डू यू एंड वी आर नॉर्थ एंड साउथ अल्लाह! मेरा बेटा, ये फ़ील्ड लाइन दी हुई है। मेरा बेटा जो एरो होता है ना फ़ील्ड लाइन का, वो रिप्रेज़ेंट करता है फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है? हमारे पास फ़ील्ड लाइन जो है शोज़ द फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल, ठीक है? अगर मेरा बेटा इस तरह ही होती ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये पॉजिटिव होती, ये नेगेटिव होता। हमें इस फील्ड से पता चलता है, ठीक है? ठीक है? हमारे पास नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पे हमेशा टर्मिनेट करती हैं, जो आप कह रहे होते हैं नॉर्थ से हमेशा निकलती हैं, साउथ पे टर्मिनेट कर रही होती हैं हमेशा, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 27 में अ प्लास्टिक रॉड बिकम चार्ज्ड व्हेन इट इज़ रब्ड बाय अ क्लॉथ। जब चार्ज आ गया इसका मतलब है हमारे पास विच स्टेटमेंट गिवन द रीजन ऑफ द चार्ज। चार्ज की रीजन क्या होती है? वो फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्या करती है? फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन से बेटा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट, रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन बाय अदर एंड गेन बाय अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हमारे पास बेटे अब देखते हैं द प्लास्टिक रॉड लूजेस प्रोटॉन। बेटे प्रोटॉन कभी मूव नहीं कर सकता, थ्रोट याद रखना है। लूजेस प्रोटॉन यहाँ पे ये लिख के ये गलत हो गया। द प्लास्टिक रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, इससे ये भी गलत हो गया। द प्लास्टिक रॉड गेन प्रोटॉन। बेटे प्रोटॉन नहीं गेन करते, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उस चीज पे नेट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नेट इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। The the plastic loses charge from left to right. What is the current in each? सारों में करंट सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? सेम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब करंट निकालने के लिए बेटे टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालते हो, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी? ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो हैं हमारे पास दे आर कनेक्टेड इन सीरीज हैं, तो सारों के रेजिस्टेंस को आप ऐड अप करते हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4R के बराबर हो जाएगा। अब करंट इन द सर्किट अगर निकालते हो, करंट इन सर्किट जो होगा बेटे हमारे पास V इक्वल आई आर लिखते हो ना। अब I की जगह उसने क्या लिखा हो? हमारे पास ये ईएमएफ दे दी हुई है, E लिखा जाएगा। E इक्वल्स टू आई आर टोटल किसके बराबर हो गया बेटे? 4R के। अगर आप I को सब्जेक्ट बनाते हो तो E ओवर 4R हो गया। ई ओवर 4R। अब बेटे आई इसका मतलब यही करंट इसमें से पास कर रहा है, यही इसमें से पास कर रहा है, यही इसमें से पास कर रहा है, यही इसमें से पास कर रहा है। तो सारों में जो करंट पास कर रहा होगा, उसकी वैल्यू सारों में सर यही होगी, ठीक है? सारों में जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू यही यही करंट इसमें से पास कर रहा है, यही इसमें से पास कर रहा है, यही इसमें से पास कर रहा है और यही इसमें से पास कर रहा है और यही है जो इसमें से भी पास कर रहा है सर्किट सारे में से। यानी करंट की डायरेक्शन हर जगह से बेटे यही है। ठीक हो गया? लेफ्ट टू राइट हमारे पास उसने कहा था, तो हमारे पास आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा दैट इज़ ए फॉर अल्लाह। ठीक है? ए फॉर अल्लाह। उसके बाद 29th क्वेश्चन है व्हिच हाउ कैन 1 वोल्ट बी एक्सप्रेस। बेटा फॉर्मूला था V इक्वल्स टू W बाय Q।
1 वोल्ट जो होता है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन पर 1 कूलम्ब चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। ठीक है? 1 जूल, दिस इज़ अगेन ए टारगेट क्वेश्चन हमारे पास बेटे। 31st क्वेश्चन के अंदर, व्हिच सर्किट कंटेन अ फ्यूज एंड अ डायोड? ठीक है? अच्छा, ठीक है। फ्यूज एंड which circuit contains a fuse and a diode? बेटे ये दिस है डायोड, ये डायोड हो गया, ये फिलामेंट लैंप है, लैंप है, ये हमारे पास फिक्स रजिस्टर है, ये हमारे पास डीसी बैटरी है, या बैटरी सिंपली लिख लो, डीसी ना लिखो, बैटरी होती है डीसी, ठीक है? ये बैटरी होगी। सेकंड के अंदर हमारे पास ये बेटे बैटरी इसके अंदर भी हमारे पास है, इसमें हमारे पास फिलामेंट लैंप भी शो किया हुआ उसने, ये ऊपर हमारे पास क्या है, ये फ्यूज है और ये थर्मिस्टर है, ठीक है? थर्ड में दिस इज थर्मिस्टर, ये जो वेवफॉर्म बनी हुई है एसी सोर्स को कहते हो, एसी सोर्स यानी अल्टरनेटिंग करंट इसमें से आ रहा है। ये हमारे पास एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? और ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अ फिलामेंट लैंप हो गया बेटे। इसके अंदर हमारे पास दिस इज डायोड, ये डायोड हो गया, हमारे पास ये हमारे पास फ्यूज हो गया, ये हमारे पास फिक्स रजिस्टर हो गया और ये हमारे पास एसी सोर्स हो गया बेटा। उसने कहा था कंटेन्स अ फ्यूज एंड अ डायोड, ठीक है? अब फ्यूज और डायोड को अगर देखते हो बेटा, वो दैट इज प्रोवाइडेड टू अस बोथ के अंदर वो डी फॉर डिंग डोंग के अंदर है। 32nd क्वेश्चन में, हाउ इज एनर्जी ट्रांसफर्ड विद इन द कैटल दैट इज पावर्ड बाय द मेन? ट्रांसफर्ड विद इन द कैटल, हमारे पास कैटल में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे पास, ठीक है? मेनली कैटल का ही काम होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है वो, ठीक है? मेन मेन पे अगर सप्लाई से आ गई तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब इसके अंदर देखते हैं ऑप्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बिल्कुल ठीक है, टू केमिकल नहीं बेटे, इलेक्ट्रिकल टू थर्मल ठीक है, मैकेनिकल टू केमिकल नहीं, मैकेनिकल टू थर्मल नहीं, आंसर है बी फॉर बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में 33rd में, अ मैग्नेट मूव्स थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर एज शोन, दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है? ये बेटे कॉइल ऑफ मैग्नेट, व्हेन यू आर मूविंग दिस मैग्नेट इनटू द कॉइल मूव करोगे तो फील्ड लाइन की लिंकेज में चेंज आएगी, जिसकी वजह से बेटा ये कॉइल क्या होगी, मैग्नेट बन जाएगी, ये कॉइल मैग्नेट बन जाएगी। जब ये मैग्नेट बन जाएगी तो हमारे पास इसका मैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जो है अपोज करता है उस चेंज को जिसने प्रोड्यूस किया होता है बाय लेंज लॉ। अगर ये नॉर्थ पोल के इसके अंदर मूव कर रहे हो तो इसको अपोज करने के लिए हमारे पास पी पे कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। तो इसमें अब पूछा क्या हुआ, मैग्नेटिक पोल्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एज द मैग्नेट एंटर्स द एंड द मैग्नेट लीव द कॉइल, ओके। Which pole is induced at P when the magnet enter the coil and which pole is induced when it leaves the coil? Okay. जब एंटर हो रहा होगा तो ये सूरत हाल मैंने पहले लिखी थी। जब लीव कर रहा होगा तो यहाँ साउथ पोल आ जाएगा, जब लीव कर रहा होगा, ठीक है? साउथ आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो हमारे पास पी पे कौन सा होगा, जब एंटर है तो नॉर्थ बनेगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
और जब लीव कर रहा होगा तो क्यू पे कौन सा बनेगा? दैट विल बी नॉर्थ। आंसर होगा ए फॉर अल्लाह। ठीक है। बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ हम क्या कहता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इंड्यूस करंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज opposes the change producing it। जिसे मैंने क्लास में पढ़ाते हुए कहा था, अंदर ना आने दो, बाहर ना जाने दो, सिंपल। जब ये अंदर मूव कर रहे होगे तो अपोज करेगा, नॉर्थ पोल आएगा तो अपोज करेगा, सो दैट इट कैन नॉट एंटर इनटू इट। एंड व्हेन इट इज मूविंग आउट, तो यहाँ फिर साउथ पोल आएगा ताकि अपोज कर सके, सो दैट मैग्नेट कैन नॉट मूव आउट। ठीक है। तो हमारे पास ये होगा। तो 33rd का आंसर बेटा ए फॉर अल्लाह हो गया। 34th क्वेश्चन में अ स्ट्रेट वर्टिकल वायर कैरीज अ करंट इन द डायरेक्शन शोन। बेटे यहाँ से करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर? ठीक है, सीन बाय द ऑब्जर्वर व्यूइंग फ्रॉम द पोजीशन ऊपर से। अगर हमारे पास बेटे यहाँ से करंट जा रहा है अंदर, अगर करंट अगर अंदर जा रहा है, हमारे पास थंब ऑफ योर राइट हैंड शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ फिंगर प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास डी आंसर बनेगा। बाय राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास डी आंसर बनेगा। और हमने नहीं, ये सामने ऊपर से ओके, यूज राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है। थंब जो होता है राइट हैंड का, इट इज टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल ऑफ फिंगर जो है दैट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइंस। ठीक है हमारे पास। बेटे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव वैसे दी हुई है वाली। ठीक है ना? नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखा हो, इसमें कुछ तो ताल्लुक ही कोई नहीं इससे। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सिंपल डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल वंस एवरी हाफ रोटेशन ऑफ दिस वन? स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स। ठीक है, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स। तो आंसर क्या होगा? डी फॉर डिंग डोंग। Which statement about the nucleus Rx is correct? R is a nucleon number, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये, न्यूक्लियन नंबर ही है। एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एक्स, बिल्कुल बात ठीक लिखी हुई है। ठीक है, और मुझे लगता है यही आंसर होगा। आर इज अ प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर नहीं है, प्रोटॉन नंबर जी होता है। एंड इज सेम फॉर डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एक्स। आइसोटोप के लिए और बताओ, हमारे पास आइसोटोप के लिए प्रोटॉन नंबर सेम होता है। ठीक है। Z इज द न्यूक्लियन नंबर, नहीं बेटे ये भी गलत है, प्रोटॉन नंबर होता है। Z इज अ प्रोटॉन नंबर, बिल्कुल ठीक है। एंड इज डिफरेंट फॉर, नहीं एंड इज डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है फॉर डिफरेंट आइसोटोप के लिए। तो आंसर इसका होगा 36 का, ए फॉर अल्लाह। 37th क्वेश्चन हमारे पास, during is 28 counts per minute. A radioactive source is placed 2 centimeter in front of a detector which is connected to an counter। ये बेटा सोर्स हो गया, यहाँ से ये दरमियान में शीट और पेपर रखी है, पेपर में से कभी भी अल्फा पार्टिकल पास नहीं कर सकता। अच्छा, काउंटर रीडिंग्स आर टेकन विद एंड विदाउट शीट्स फॉर डिफरेंट मटेरियल्स।
प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर, नो शीट था तो 750 आ रहा था, थिन कार्ड रखा तो इसका मतलब अल्फा सोर्स में से निकल ही नहीं रहा था। यहाँ से ये निकल गया कि अल्फा पार्टिकल नहीं निकला था। नो अल्फा पार्टिकल इज emitted फ्रॉम सोर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम थिन कार्ड रखा तो अल्फा ब्लॉक होना चाहिए, फिर कम होनी चाहिए थी वैल्यू, कम नहीं हो रही, ठीक है? इसका मतलब हमारे पास, और उसके बाद अगर हमने ये रख दिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है बीटा पार्टिकल जो है, पार्टिकल इज ब्लॉक्ड, ठीक है? और अल्फा पार्टिकल कितने निकल रहे हैं? 478 में से मैं 30 अगर माइनस कर दूं, जो बैकग्राउंड रेडिएशन उसने शुरू में कही 28 कही है, सॉरी 30 नहीं, माइनस 28 कर दूं, तो हमारे पास ये 440 बन जाएगा ना। 478 माइनस 28, 478 माइनस 28, 450 गैमा पार्टिकल्स आर emitted। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमें सारी मिल रही जो मैंने इस साइड पे की है। विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर बीइंग emitted बाय द सोर्स। अल्फा तो नहीं निकला बेटा, ये तो क्लियर हो गया हमें। अल्फा नहीं, अल्फा नहीं, अल्फा नहीं, बीटा एंड गामा आंसर डिंग डोंग पे आ गया। ठीक है, अल्फा वैसे ही ब्लॉक हुआ था, वो अगर थिन कार्ड एक पेपर में से पास नहीं कर सकते तो यहाँ से क्या पास कर। 38 क्वेश्चन पे आ गए बेटे हमारे पास, व्हिच इज a radioactive isotope is injected into a patient as part of medical test. The radiation emitted is detected outside the body, gamma होंगी। What are suitable properties of this isotope? ये होते कि अल्फा तो बॉडी में से निकल नहीं सकता, उसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, गैमा ही होता है। ये हम यूज करते हैं कैंसर को देखने के लिए, किसी पीईटी स्कैनिंग कहते हैं हमारे पास ये। और इसकी हाफ लाइफ हमारे पास क्या होनी चाहिए? वो वाली होनी चाहिए कि हमारे पास इंजेक्ट किया गया ना पेशेंट को, तो जिसकी हाफ लाइफ कम हो, कोई इंडस्ट्री में थोड़ी यूज हो रही है। हमारे पास हाफ लाइफ बेटे कम हो, तो आंसर हो जाएगा इसका सी फॉर कैम्ब्रिज। 39 क्वेश्चन में अ स्टूडेंट राइट्स फोर स्टेटमेंट्स अबाउट द सोलर सिस्टम। लाइट टेक अप्रोक्सीमेटली सेकंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम द सन। लाइट टेक कितना टाइम लेती है हमारे पास? 500 सेकंड्स लेती है बेटे। सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट टेक 500 सेकंड। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ बेटा ये हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। द मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू ऑर्बिट दिस वन। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है, वैसे 28.5 डेज, 28.5 डेज होते हैं। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ, तो इसका मतलब ठीक है ये भी। द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 डेज टू ऑर्बिट द अर्थ। बिल्कुल झूठ लिख दिया हमारे पास ये तो। क्यों? सन थोड़ी ऑर्बिट करता है, अर्थ ऑर्बिट करती है अबाउट द सन। तो आंसर हमारा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सी फॉर कैम्ब्रिज आंसर हो गया, सी फॉर कैम्ब्रिज। 40th क्वेश्चन है, व्हाट इज नेवर फाउंड बाय एक्सप्लोजन ऑफ रेड सुपर जॉइंट। रेड सुपर जॉइंट से सुपर ये ब्लैक होल बनता है टोटली, जब एनर्जी रेडिएट करता जाता है हमारे पास, तो वाइट ड्राफ्ट जो होता है वो बाद में ब्लैक होल में जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये तो बन सकता है हमारे पास, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार भी बेसिकली दोबारा हमारे पास वाइट ड्राफ्ट नहीं बनता, हैवी एलिमेंट और बनते हैं, लेड वगैरह जो बन रहे होते हैं। तो आंसर इसका होगा सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है। अच्छा बेटे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा बेटे, अब मैंने जान के ना थोड़ी सी चीजें आपकी निगलेक्ट की थी, जैसे ही आता है सर इसका आंसर क्या था सर, पिछला पेज दोबारा रिपीट कर दें सर, पिछला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है। सर इसका सी नहीं होना चाहिए, इसका डी। वो मैंने सारे क्वेश्चन बेटा थोड़े से निगलेक्ट भी किए हैं, नो डाउट आपको आइडिया भी होगा। आप, मैं पहले अप्रिशिएट भी करता हूँ जिसका आंसर आ रहा होता है, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, ये गलता नहीं बेटा, ये होगा उसमें, ये है। करंट सर नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता, जैसे ये अब वो मैंने बेटे थोड़े से जान के किए थे, तो इस तरह फिर टाइम बड़ा ज़्यादा लगता है बेटे। मेरे टास्क कम होता है, मैं 1 घंटे की क्लास लिया करता, 1 घंटे में पूरा पेपर कवर कर जाता था, फेस टू फेस में और रेगुलर भी। इस तरह फिर लेने से टाइम बेटे एक तो मैंने बड़े आराम से इसलिए आगे करवाए हैं
थोड़ा-सा आप बच्चों को नेग्लेक्ट करके ताकि मैं तो पेपर तो कवर कर सकूँ जो हम ईज़िली कवर कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन बेटे ए स्टार है जो मैंने छुड़वाए थे। जैसे ये क्वेश्चन है ए स्टार ही था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? जो एरिया ने पूछा तो मैंने रिपीट किया, जो चीज़ ऐसी है वो डेफ़िनिटली बेटे मैंने करनी है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठे ही आपके लिए हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन ना मैंने छुड़वाया था क्वेश्चन नंबर 10, इसको अब देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है? अ रॉकेट इज़ लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स फ्रॉम इट्स इंजन, ठीक है? इंजन फोर्स अप्लाई करता जा रहा है कांस्टेंट जो भी है, ठीक है? हमारे पास द डेटा फॉर लॉन्च इज़ वेट गिवन है बेटे, एयर रेजिस्टेंस गिवन है, हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द रॉकेट how much work on the rocket is used to increase the speed in the first 100 meter. बेटे हमारे पास वर्क का फॉर्मूला जो होता है दिस इज फोर्स टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वैल्यू तो दे दी गई है ये वाली एफ की वैल्यू बेटे मैंने निकालनी है। अब रॉकेट जो हमारे पास है सपोज ये जो भी जैसा भी बना अब ये रॉकेट ही है, ठीक है? ये- इसका वेट बेटे हमारे पास दे दिया गया था डब्ल्यू, ये भी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है? ये हमारे पास फोर्स डाउनवर्ड जो लग रही है, वेट भी इसका डाउनवर्ड लग रहा है, व्हिच इज़ 1.9 मेगा न्यूटन। ये फोर्स लग रही है, दिस इज़ एयर रेजिस्टेंस 0.10 मेगा न्यूटन। फोर्स फ्रॉम द इंजन जो लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है बेटे, हमारे पास व्हिच इज़ 3.5 मेगा न्यूटन। तो बेटे मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालूँगा, क्यों निकालूँगा? क्योंकि वो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। Resultant force to increase speed of rocket, ठीक है? इसको मैंने वेट ले लिया, इसको मैंने ये ले लिया और ये फॉरवर्ड फोर्स हो गई। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्सेस जो लग रही हैं वेट माइनस एफ, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, जिसे मैं एफ आर से लिख रहा हूँ, ठीक है? बेटे मेरे पास ये आ रही है 3.5, दूसरी वैल्यू की मैं मेगा को भी बाद में ले लूँगा, ठीक है? 1.9 ये वैल्यू है 0.10। बेटे मेगा होता है 10 टू रेज़ पावर 6, दिस वाज़ कॉमन इन एवरी रो, तो इसका मतलब मैंने उसको कांस्टेंट ले लिया। तो दिस इज़ 3.5 माइनस 1.9 माइनस 0.10, तो हमारे पास 3.2 हो गया बेटे, ये आ गया 1.5 टाइम्स 10 टू रेज़ पावर 6। अब मेरे पास ये रिजल्टेंट फ़ोर्स आ चुकी है, व्हिच इज़ 1.5 टाइम्स 10 टू रेज़ पावर 6, ठीक है? और बेटे हमारे पास डिस्टेंस कितना है 100। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये आना है 150 टाइम्स 10 टू रेज़ पावर 6 जूल हो गया। तो हम लिख सकते हैं 150 मेगा जूल। तो आंसर इसका क्या हो गया बेटे? ए फॉर अल्लाह। अच्छा अब एक चीज़ याद रखो, जिस तरह मैं भी क्वेश्चन कर रहा था बेटे मुझे थोड़ा-सा लगा मैंने एट अ टाइम क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है? मैं दोबारा कॉन्संट्रेट क्योंकि मैं फ़ॉर्मूला पहले एमजीएच के थ्रू लगा रहा था, मैं कहा शायद उसके थ्रू हो जाएगा, ठीक है? देन लेटर ऑन आई अगेन चेक दिस क्वेश्चन, तो हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, जो मेरे माइंड में आया था वो डिफरेंट चीज़ थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो इसलिए जब कोई ऐसा ट्रबल आ जाए, लीव दैट क्वेश्चन, डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और दोबारा उस पे वापस आ जाओ, ठीक है? ठीक
यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेटे है, ये क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मूला। 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses आर लिफ्टेड थ्रू डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, इन व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ मास, डिस्टेंस एंड टाइम इज द ग्रेटेस्ट पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर का mg हाइट पे गया तो mgh/t ही लगना है। अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है? हमारे पास हमजा आई एप्रिशिएट बेटे, इसके अंदर करते हैं तो बेटा पावर ए की क्या आ जाएगी? मास कितना है इसका? 2.0 है बेटे। हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 होती है। हाइट कितनी जा रही है? 2.0। ये कितना हो गया? डिवाइड बाय 3.0। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 9.8 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 3 किया तो बेटा हमारे पास आ गया 13.1। ये 13.06 आ रहा है, 13.1 वॉट आ गई। अब सेकंड केस के अंदर देखते हैं बी की पावर क्या आती है हमारे पास। बी की पावर बेटे हमारे पास आ रही है, दिस इज मास इज 1.5, G is 9.8, height is 2.5, time is 2.0. So 1.5 times 9.8 times 2.5 divided by 2, answer is 18.37, तो 18.4 वॉट्स हो गया। तीसरे के अंदर हमारे पास सी की अगर पावर देखते हो, मास की वैल्यू हमारे पास दिस इज 2.0, जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 है, हाइट हमारे पास 2.0 है। मैं इसलिए कहा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए इसका भी इतना मार्क है, इतनी देर में 2 सवाल दूसरे हो जाते हैं। 2 टाइम्स 9.8 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1.5, 26.1 वॉट हो गया। और यहाँ पे अगर आप पावर देखते हो डी की, तो बेटे हमारे पास मास इज 1.5, जी इज 9.8, हाइट इज 2.5 ओवर 1.5। तो हमारे पास ये 9.8 टाइम्स 2.5 कर दो, 9.5 वैसे कैंसिल हो गया, 24.5 वॉट आ गया। ये तो वैसे कैंसिल हो गया मेरे। अच्छा, अब देखो 4 ही ऑप्शन को यूज़ किया है, चारों ऑप्शन को यूज़ किया है, तो हमने उसके मुताबिक इसको किया। अब देखो उसने क्या कहा हुआ था हमारे पास, कॉम्बिनेशन एज़ अ ग्रेटेस्ट पावर, वर्डिंग जो यूज़ हुई है ग्रेटेस्ट पावर की है हमारे पास, ठीक है? अब ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास किसमें सबसे ज़्यादा आ रही है? दिस इज़ इन सी फॉर कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है? अब पूछा बेटे आपने कि सर हम इसमें एफडी वाला यूज़ नहीं कर सकते। ये पूछा वी कांट यूज़ पावर इक्वल टू वर्क डन एंड फॉर वर्क आई यूज़ एफडी। एफपी कहाँ से आया? एफएमजी के बराबर ही लिखा ना। बेटे 1 मिनट याद रखो, लाइफ के अंदर जो उसने कहा ना लिफ्ट कर रहा है, तो वर्क डन किसके बराबर है? गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब लिफ्ट कर रहा है, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? दैट इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। हमेशा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी। तो उतना टाइम उस पे ही हमेशा फ़ॉर्मूला पे डायरेक्ट ही अप्लाई करो। जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वर्क डन किसे यूज़ टू इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी होता है। देखो वर्क हो ही नहीं सकता जब तक आप पास एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी होगी तो वर्क होता है। एनर्जी को किसने डिफाइन? एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी होगी तो वर्क होगा, वर्क एनर्जी स्टोर होगी तो वर्क होगा ना। तो जब हमारे पास वर्क होगा, वो इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हुई थी। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया हमारे पास सी। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। मैं कभी भी एप्रिशिएट नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को शुरू में कर दो, छोड़ दो, एंड में करना, क्योंकि इस पे जितना टाइम हमने इसको सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने पर, इसको भी, फिर इसको 4 चीज़ों को सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने कंपैरिज़न किया ग्रेटेस्ट वैल्यू किसमें है, तो जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? दूसरे करो, एंड में छोड़ना नहीं, एंड में करना है। और मैंने पहले कहा हमेशा ए स्टार ये ग्रेड क्वेश्चन होता है P1 V1 वाला, P2 V2 वाला, ठीक है? हमारे पास अब देखते हैं। अच्छा, प्रेशर एयर एट अ प्रेशर, दिस वन इज ट्रैप्ड इन अ पिस्टन। ओके, दिस इज प्रेशर P1 हो गया बेटे हमारे पास। द फोर्स इज अप्लाइड टू द पिस्टन डाउन द कंटेनर, द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द कंटेनर एंड पिस्टन डिक्रीजेस टू 0 पॉइंट फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। तो मेरे पास V1 की वैल्यू किसके बराबर है? अगर मैं इसका एरिया ये ले लूं बेटे, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम होता है एरिया टाइम्स हाइट। वॉल्यूम जो होता है दिस इज इक्वल टू एरिया टाइम्स हाइट। एरिया किसके बराबर हो गया हमारे पास? ए ले लिया मैंने, सपोज कर लिया। हाइट हमारे पास किसके बराबर है?
दैट इज़ इनिशियली 0.18, यानी 0.18 ए हो गया V1। V2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? एरिया टाइम्स बाद में उसकी कितनी आ रही है? 0.15 आ रही है, तो 0.15 ए हो गया। ओके, अब मैं निकालना क्या है हमने? न्यू प्रेशर P2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 होता है, P1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई? दिस इज़ टॉपिक गिवन था 1 टाइम्स 10 टू 5, 1.0 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 5। V1 की वैल्यू बेटा 0.18 ए। ओके, P2 की वैल्यू हमारे पास होगी, दिस इज़ टू बी डिटरमाइन्ड एंड V2 इज़ 0.15 ए। बेटे ए जो है वो तो ए से कैंसल आउट ही हो गया, ये ए इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? दिस इज़ 1 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 5 टाइम्स 0.18 डिवाइडेड बाय 0.15, तो बेटे ये आ गया 120,000। ठीक है, दिस इज़ 1.20 टाइम्स 10 टू रेज़ पर 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आंसर हो गया बेटे 13 का सी फॉर कैम्ब्रिज हो गया। ठीक है? उसके बाद ये हमने कर लिया था, ये है 16 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था, जो दो थोड़ा-सा एट अ टाइम मैं छोड़ देता हूँ। क्यों मैंने आपकी हैबिट भी बनानी होती है, बेटा दोबारा पढ़ेंगे तो चीज़ आ जाएगी, मुझे पता ना। ठीक है? हमारे पास 16 क्वेश्चन के अंदर द टेबल शोज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ से इससे पहले हमारे पास इस पे क्या होगा? ये गैस होगी, इससे पहले क्या होगा? ये लिक्विड होगी। ठीक है? मेल्टिंग हुई तो इससे पहले हमारे पास क्या थी? वो सॉलिड था। इसके बाद वो क्या होगी? वो लिक्विड होगी। ओके। एट व्हिच टेम्परेचर आर 3 एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स? यानी एक सॉलिड हो, एक लिक्विड हो, गैस हो। हमारे पास सारों को कंपेयर नहीं, चारों ऑप्शन को कंपेयर करना पड़ना है। -200, -200 बेटा कहीं यहाँ आ रहा है ये 220, -220 पे क्या होगा? ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड है। -220 पे तो ये सॉलिड होगी। ठीक है? हमारे पास -220 पे ये भी सॉलिड होगी। यार मैं इसको कैसे समझाऊँ आप लोगों को? -220 पे ये जो होगी, ये सॉलिड होगी। ये होगी, सॉलिड होगी। -220 पे ये क्या होगा? सॉलिड होगी। ठीक है? तो 60 में -2 में सारे के सारे सॉलिड हैं। ठीक है? फिर उसके बाद -205 पे, -205 पे, इस पे ऑर्गन क्या होगी? सॉलिड। ठीक है? और क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन कैन होता है ना, नाइट्रोजन हमारे पास 205 पे क्या होगी? दिस इज़ लिक्विड होगी। और तीसरा हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन क्या ओ O2 लिखते हैं, O लिखते हैं शायद। ठीक है? ऑक्सीजन क्या होगी हमारे पास? ये भी सॉलिड होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी। -190, 190 पे, 190 पे हमारे पास दिस इज़ जो ऑर्गन होगी, ऑर्गन AR होता था मेरे ख़्याल में, ये बेटे हमारे पास क्या होगी? सॉलिड। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? ये दिस इज़ नाइट्रोजन जो है दिस विल बी लिक्विड, दिस विल बी लिक्विड। ठीक है? तो हमारे पास -190 यहाँ पे आ रहा है, सॉलिड ही होगी। तो 190 इनके इन बिटवीन आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख लिया है। दिस विल बी गैस होगी। यहाँ पे हमारा तीसरी चीज़ आते हैं हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 190 बेटे दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब है लिक्विड होगी। दिस विल बी लिक्विड। आंसर सी हो गया। ठीक है?
हमारे पास डी में देखें -175 पे क्या है ये ऑर्गन क्या होगी? दिस इज़ सॉलिड। नहीं, हाँ, ठीक है। नहीं, नहीं -175 पे गैस होगी। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन क्या होगी? 175 पे गैस ही होगी ये भी। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया? दिस इज़ ऑक्सीजन है, ये भी गैस होगी। अब पूछा क्या होता है उसमें 3 डिफरेंट स्टेट्स, आंसर होगा सी फॉर कैमब्रिज। थोड़ा-सा कंपैरिज़न था, ओवन टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन था। ठीक, आंसर ये हो गया बेटे, हमारे पास हो गया। एक एक शायद क्वेश्चन मैंने और करवाया था, इट वाज़ आल्सो ए टारगेट क्वेश्चन, अच्छा सवाल दिया हुआ था। ओके, ये क्वेश्चन बेटे 30th क्वेश्चन, R इक्वल टू रो L ओवर ए फॉर्मूला जो है रखता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ओवर ए क्रॉस सेक्शन एरिया, X इज द मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A एंड रेजिस्टेंस R। ओके, एक बेटे हमारे पास क्या हो गया? X हो गया, ठीक है, और एक वायर क्या होगी? Y होगी। X हमारे पास क्या है? लेंथ L1 किसके बराबर होगी? L के बराबर होगी। L हमारे पास A1 A के बराबर हो गया, R1 रेजिस्टेंस R के बराबर हो गया। Wire was made of same material, resistivity same as connected to the wire to produce a component with the total resistance of R by 2। बेटे टोटल रेजिस्टेंस R by 2 है, ठीक है। अगर R by 2 टोटल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में क्या था वही डिक्रीज करता है, सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो इंडिकेट कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस shows a parallel combination। ये हो गया, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ y? बेटे हमारे पास पैरेलल में अगर एक का आ रहा है दूसरे का भी आ रहा है, आइडेंटिकल हमारे पास होंगी, सेम ही, सेम लेंथ सेम क्रॉस, सेम ही चीजें होनी सारी। हमारे पास पैरेलल में होंगी, एक तो ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। हमारे पास आंसर होगा इसका सी फॉर कैम्ब्रिज। कैसे पता चला बेटे? फॉर्मूला होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया बेटे। अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में हैं, तभी तो हमारे पास R/2 बन रहा है हमारे पास। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है 2 आइडेंटिकल या आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्मूला जो होता है। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टर कंपोनेंट को कहते हैं, और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है इन पैरेलल। बेटे फॉर्मूला होता है R टोटल इज इक्वल टू R ओवर N। क्योंकि 2 रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे, तो आर टोटल क्या होगा? आर ओवर एन होगा, क्योंकि एन क्या है? 2 रेजिस्टर्स हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये हो गया। इसका मतलब अगर एक की आर है दूसरे की भी आर ही आनी है। आर बाय 2 ये इंडिकेट कर रहा था ना। तो इसका मतलब हमारे पास अगर एक की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, तो दूसरे की भी लेंथ एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही बनना चाहिए। अब यहाँ पे जो उसने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये देखो 4L लेंथ कर गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 4A कर गया, कैंसल आउट हुई ना, तो आंसर तो वही बनना है आंसर। दैट्स व्हाई आंसर इज सी होगा हमारे पास, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये फिर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, बेटे अब इसके अंदर 1 मिनट इसमें ना ये एक क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन कल कहा पेपर कहा होगा, मैं हम तो टच भी नहीं कर सके, मैं इससे थोड़ा-सा आज बेटे, और पेपर ना आप मेरे से करवाने से पहले बेटा करके रखना थोड़ा-सा, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा, ताकि जो क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस तो करना होता है ना बेटे आप लोगों की। ओके, इसका मतलब नवंबर, कल हमने जून 12 का है।
अच्छा, कल जून 12 का है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। जून 12 का पेपर होगा कल, मैं 2 पेपर कवर करा जाऊँगा वैसे, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। एक पेस पेपर आऊँगा बेटे कल जून 2024, पेपर 1-1 एंड 1-2 दोनों। क्या कल हमारी क्लास थोड़ी-सी लंबी जा सकती है या सुबह के टाइम भी अगर हो सकती है तो कैन यू लेट मी, कैन आई टेक, अच्छा मेरी क्लास सुबह कॉलेज के अंदर है, ओके। कैन आई टेक क्लास फ्रॉम 11 टू ऑनवर्ड? बेटे मैंने सॉल्व कर चुका हूँ दोनों कल इंशाल्लाह कवर करने के। 11 टू ऑनवर्ड कर सकते हैं बेटे। मेरा स्कूल है, स्कूल में क्लास है, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। बेटे कल इसी टाइम क्लास है, फिर थोड़ा-सा पेस पे मेरा बेटा चलना पड़ेगा, ठीक है? ओके, ज़ैन की क्लास। ठीक है बेटे, हमारे पास इतना तो मैंने करवा दिया, इसको प्लीज़, कई बच्चों की क्वेरीज़ हैं तो इसको कीजिएगा। कल फिर मैं जो 10 मिनट हम वेट करते हैं ना, जो मुझे कहा हुआ, अब वो वेट भी थोड़ा-सा कम करना है। कल मैंने 5 मिनट पे आना है, कल पूरे टाइम पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा। और जिन बच्चों का बेटे क्वेश्चंस है जिस इस वाले पेपर में अभी जो कि क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, किसी की ट्रबल होगी तो बेटा मैंने एड्रेस करनी होती है। मुझे कल बता दोगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं उसको कल करा दूँगा, ठीक है? 4:30 टू 6:30 तो कर सकता हूँ ना, ये कह रहे हैं for focusing on doing now, should I only do yearly? But you must do yearly only. You only have to do topical once. uh, प्रोवाइडेड कि अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तब आपने टॉपिकल पे जाना है, अदरवाइज नो नीड टू डू टॉपिकल, गो फॉर दिस ईयरली। रीजन उसकी क्या है कि स्कैटरिंग वो कॉन्सेप्ट दूर होनी चाहिए। दूसरी चीज बायो क्लास है 45, ठीक है बेटे? इसी टाइम क्लास है बेटे, इसी टाइम पे क्लास है जिस टाइम पे होती है 5 टू 6, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। कल पूरे मैं टाइम पे आ जाऊँगा बेटे 5 बजे, और 5 बजे से लेके 5:05 या 5:08 तक जो क्वेश्चन आपको आज वाले पेपर में ट्रबल होगी, मैं उनको एड्रेस करूँगा, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज़ वी शुड स्टार्ट, ठीक है? अ, हम मेरे साथ भी इनफ है, लेकिन इसके अलावा भी करो ना बेटे, आप पिछले 22 का पेपर करो यार, 23 का पेपर करो, 23 का करो, 22 का नहीं, ठीक है? अब्दुल मजीद तुम्हारा क्वेश्चन दो, अब्दुल मजीद इधर आओ ना, ये स्क्रीन इस तरह चल रही होती है इस तरीके, ये। वो इस तरह क्वेश्चन चल रहे होते हैं, वो आपके आ रहे होते हैं, मैं उसको मैं हाथ से रोकता हूँ तो मैं फिर पकड़ सकता हूँ, ठीक है? अब मैं रोकूँगा, नीचे 23 आ जाने हैं चैट्स, तो एकदम निकल जाती है। भैया दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया करो ना। उसने तुब्बा टॉपिकल नहीं की है, तो फिर भी बेटे अगर टॉपिकल पे करना शुरू हो गए, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे अब। अब कुछ टॉपिकल होंगे ना, कुछ टॉपिक होंगे जो वीक होंगे किसी बच्चे के या आपके बेटे, उन टॉपिक्स को सिर्फ़ करना है, वो 3 या 4 या 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वो फिर वो ट्रबल कॉज़ करना शुरू कर, फिर इसका मतलब शॉर्ट नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स भी फिर आपने नहीं किए हुए। बेटा एटलीस्ट उनको करके कुछ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो एटलीस्ट, ठीक है? P2 बेटे हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर रहे हैं संडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे को, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? मैं कल आपको कल इसलिए कह रहा हूँ 2 पेपर मेरे हो जाएँ तो मेरा हो जाए, ठीक है? ये वाला पेपर मुझको कुछ क्वेश्चन नो डाउट बेहतर है थे इसके अंदर, तो ठीक है? ओके, मीट यू टुमारो बेटे, टेक केयर। इसको मैंने अपलोड कर दिया है, उसको सॉर्ट आउट मैं सही से कर दूँगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ बेटे। अच्छा, P1 में 30 मार्क्स आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वीक है। तो सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी का बेटा वो चीज़ करो, इलेक्ट्रिसिटी करके बाकी 33 अहमद बेटे 34 से ऊपर, एटलीस्ट 34 माइंड रखो, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।